नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस की निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक कोशिका था, जिसके अंतर्गत हम काफी अच्छे से चित्रों के माध्यम से आपको हर एक बिंदु को, हर एक कोशिकाओं को, उसकी संरचना को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज साथियों, कल हमने संरचना वाला टॉपिक जो है, कोशिका की संरचना के अंतर्गत सभी कोशिकांग जितने भी होते हैं सबके बारे में क्लियर कर लिया था। गुणसूत्र जीन तक हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमारा कोशिका के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक बचता है, वो बचता है हमारे पास कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। उसके अंतर्गत उसके आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होता है भाई? जब हमने इस टॉपिक के शुरुआत में एक सिद्धांत देखा था, कोशिका सिद्धांत, जो कि स्लाइडन और श्वान ने दिया था, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि कोशिका जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं या पहले की कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले उपस्थित कोशिकाओं से होता है। अब वो पहले वाली कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा? वो होगा हमारे पास कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन होता क्या है? कोशिका विभाजन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका के विभाजन से संतति कोशिका उत्पन्न होती है तथा संतति कोशिका पुनः विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। होता क्या है कि एक कोशिका होती है जो विभाजन करती है, विभाजन करके कोशिकाएं बनाती है। जो ये कोशिका जिसने विभाजन किया वो कहलाती है जनक या मातृ, जनक या मातृ कोशिका। और जो विभाजन के फलस्वरूप जो बनी वो संतति कोशिकाएं कहलाती है। संतति कोशिकाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है, विभाजन होता जाता है। फिर आगे चलकर ये संतति कोशिकाएं विभाजन करेगी, इनसे विभाजन होगा तो इनसे और कोशिकाएं बनेगी। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में होता क्या है, एक जनक कोशिका स्वयं का विभाजन करती है, विभाजन के फलस्वरूप कई कोशिकाएं आगे चलकर संतति कोशिकाएं स्वयं से बनाती है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, कोशिका के जीवन काल में होने वाली संपूर्ण क्रिया को कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका अपने जीवन काल में जितनी भी संपूर्ण प्रक्रियाएं क्रियाएं जो करती है उनको हम कोशिका चक्र के अंतर्गत लेते हैं। अब कोशिका चक्र के मुख्य भाग कुछ इस प्रकार हैं। कोशिका चक्र में सबसे पहले जो आता है हमारे पास अंतरावस्था आती है, इंटरफेज, अंतरावस्था। और दूसरी है विभाजन अवस्था, दूसरी है विभाजन अवस्था। अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था में भी हमारे पास तीन भाग होते हैं, G1, S और G2। जी अवस्था, G1 अवस्था, S और G2 अवस्था। जबकि विभाजन अवस्था, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। भाई कोशिका का विभाजन होगा तो जो नई कोशिकाएं बनेगी दो, उनमें केंद्रक भी तो दो होने चाहिए। तो उसमें जो जनक कोशिका है, हमारे पास जो जनक कोशिका है, ये जनक कोशिका है या मातृ कोशिका है, इससे ये कोशिकाएं बनी दो। तो इनमें इसी का केंद्रक विभाजित हुआ, दोनों दो केंद्रक में, और इसी का कोशिका द्रव्य था वो भी विभाजित हुआ। तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, केंद्रक का भी विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। जितनी कोशिका बनेगी उतने ही केंद्रक के भाग हो जाएंगे, उतने ही कोशिका द्रव्य के भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोशिका चक्र के बारे में हम देख रहे हैं। दो दो भाग होते हैं कोशिका चक्र के, कोशिका अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अब अंतरावस्था में क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज के बाद विभाजन अवस्था आती है। इस अवस्था में इसकी तीन उप अवस्थाएं हैं। ये इसमें मुख्यतः होता क्या है कि इसमें कोशिका जो होती है वो विभाजन की तैयारी करती है। ये विभाजन से पहले की अवस्था है। तो इस अवस्था में
इंटरफेज या अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। विभाजन के लिए जो कुछ भी उसको सामग्री आवश्यक है उनको जुटाती है। हम कोई कार्य करते हैं, हम तैयारी करते हैं किसी एग्जाम को लेकर के, आगे हमारी एग्जाम होने वाली है तो उसको लेकर हम रणनीति बनाते हैं, हम आवश्यक साधन जुटाते हैं, हमारा मैटर जुटाते हैं, क्या क्या टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, पुस्तकें, काफी कुछ हम उसके लिए तैयारी के रूप में करते हैं। तो इसी प्रकार कोशिका को विभाजन होना होता है आगे, भाई कोशिका का आगे विभाजन होना है तो उससे पहले ये तैयारी जो की जाती है, विभाजन की तैयारी, वो अंतरावस्था में की जाती है। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। तो इसकी 3 अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। और फिर आती है हमारे पास विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था में एक बार तो सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा, सबसे पहले केंद्रक का। जब केंद्रक, जितनी संतति कोशिकाएं बननी होगी उतने भागों में केंद्रक टूट जाएगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में और डिटेल से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास कोशिका चक्र इसको कहा जाता है। इसको इस तरह से आप समझिए, इस दिशा में ये हमारे पास चल रहा है कोशिका चक्र। सबसे पहले जो आती है हमारे पास वो आती है प्रथम वृद्धि काल या जीवन अवस्था। सबसे पहले हमारे पास आती है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था को, इसमें जो कोशिका चक्र का समय है, कोशिका चक्र कोशिका के जीवन काल में होने वाली समस्त घटनाएं, और उसका भी पहला भाग था हमारे पास इंटरफेज या अंतरावस्था। अब जो अंतरावस्था का भाग है वो यहां से लेकर और यहां तक हमारे पास अंतरावस्था रहती है। जीवन एस जीवन एस और G2, तीनों उपावस्था हमने पहले पढ़ी थी। जीवन एस और G2 अंतरावस्था, इंटरफेज की अवस्थाएं हैं। तो ये जीवन, ये एस और G2, अब इनमें क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और ये हमारे पास दूसरी अवस्था थी जो कि विभाजन अवस्था इसको कहा जाता था। ये यहां से लेकर ये हमारे पास विभाजन अवस्था, और ये है हमारे पास अंतरावस्था या इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज के 3 भाग थे, विभाजन के 2 भाग थे, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं इनमें होता क्या है। सबसे पहले आती है हमारे पास अंतरावस्था। इसमें भी सबसे पहली अवस्था आती है जीवन अवस्था, प्रथम वृद्धि काल कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि इसमें जो कोशिका है वृद्धि करती है, कोशिका क्या करती है, अपना आकार बढ़ाती है, अपने विकास करती है, वृद्धि करती है, और डीएनए का संश्लेषण के लिए, डीएनए का संश्लेषण इसमें होता नहीं है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण के लिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वह आरएनए का संश्लेषण होता है। भाई डीएनए का जो आगे चलकर क्या होता है, कोशिका में डीएनए का संश्लेषण होना होता है। तो उसके लिए, उस डीएनए के संश्लेषण के लिए भी पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो क्या तैयारी होती है कि उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, आरएनए चाहिए होते हैं। तो उन प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण इस अवस्था में किया जाता है। जीवन अवस्था में डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें समय जो लगता है 30 से 40%, समस्त जो कोशिका चक्र है इसका 30 से 40% समय इसमें लग जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यक पदार्थ जुटाने होते हैं कोशिका को। अब हम चलते हैं अगली अवस्था के एस अवस्था। एस संश्लेषी अवस्था, सिंथेसिस जो है हमारे पास ये स्टेज होती है एस, इसको एस अवस्था। अब एस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तभी तो जीवन अवस्था में क्या होता है, इसमें तो डीएनए का संश्लेषण हुआ, और इसमें इससे पहले की अवस्था थी, इसमें तैयारियां की गई, इस संश्लेषण के लिए इसमें तैयारियां की गई। जीवन अवस्था में इसके लिए तैयारियां की गई थी, और इस अवस्था में जाकर, इस अवस्था में जाकर डीएनए का संश्लेषण हुआ। इसमें 20 से 30% समय लगता है। इस समस्त कोशिका चक्र का 20 से 30% समय यहाँ पर लग जाता है।
अब यहाँ पर हमारे पास डीएनए का संश्लेषण कोशिका में हो चुका है। अब आगे आती है हमारे पास G2 अवस्था, द्वितीय वृद्धि काल। अब वापस से कोशिका अपना आकार बढ़ाएगी, अपने कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। अब आगे जाकर क्या होना है, यहाँ डीएनए संश्लेषण होना था, इसकी तैयारी इस अवस्था में की गई G1 में। अब आगे जाकर कोशिका द्रव्य का केंद्र का विभाजन होना है, तो उसकी तैयारी G2 में की जाएगी। अब उसकी तैयारी क्या की जाएगी कि कोशिका के लिए आवश्यक, कोशिका विभाजन के लिए या कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण इसमें वापस से किया जाएगा। प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण यहाँ भी हो रहा था, लेकिन यहाँ डीएनए के संश्लेषण के लिए हो रहा था, यहाँ डीएनए के संश्लेषण के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब वापस से प्रोटीन का संश्लेषण किया जाएगा। कोशिका अपने आकार बढ़ाएगी, वो किसके लिए, विभाजन करने के लिए, यानी विभाजन की तैयारी यहाँ पर वापस से की जाएगी। इसमें 10 से 20% समय लगता है। सबसे ज्यादा समय यहाँ पर लगा G1 में, G2 में उससे कम लगा, और यहाँ पर G1 इसमें उससे कम लगा, और G2 में उससे भी कम समय लगा। जबकि अब होना होता है विभाजन, जो विभाजन होता है असली काम, उसमें तो बहुत कम समय लगता है। जैसे आप तैयारी करते हो, तैयारी में आपका काफी समय खर्च हो जाता है, ठीक है। एग्जाम तो वही 2.5-3 घंटे की जो होनी होती है वो होती है। उसी प्रकार से ये वो विभाजन हमारे पास, इसमें बहुत कम लगे, 5 से 10% समय लगता है इसमें, पूरे कोशिका चक्र का 5 से 10% समय लगता है। उसमें केंद्रक विभाजन भी हो जाता है, कोशिका का द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है। तो ये विभाजन अवस्था है। विभाजन अवस्था में 5 से 10% समय लगता है कोशिका चक्र का। ज्यादातर समय जो है इसमें चल जाता है अंतरावस्था में। अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं, कोशिका जो चक्र है उसका 30 से 40% समय जीवन में लग जाता है, 20 से 30% समय एस अवस्था में लग जाता है, 10 से 20% G2 अवस्था में लग जाता है। यहाँ डीएनए के संश्लेषण होना होता है, उसके लिए तैयारी होती है। डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, जबकि यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है। और यहाँ विभाजन से पहले कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये हमारे पास था कोशिका चक्र, ये हमारे पास था कोशिका चक्र। इसकी 2 अवस्थाएं आपको याद रखनी है भाई। पहली अवस्था अंतरावस्था, उसकी 3 अवस्थाएं G1 S G2। G1 S G2, G1 में डीएनए संश्लेषण के लिए तैयारी होती है, G2 में डीएनए का एस में डीएनए का संश्लेषण हो जाता है, G2 में वापस से कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है, विभाजन की तैयारी करती है। और आगे दूसरी अवस्था विभाजन अवस्था आती है, उसके अंतर्गत सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये था हमारे पास कोशिका चक्र, संपूर्ण कोशिका चक्र। विभाजन से पहले इसको पढ़ना आवश्यक है। अब हम आगे विभाजन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले की चीजें, उससे पहले क्या क्या होता है कोशिका के अंदर, क्या क्या हलचल चलती है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, वो हमने यहाँ पर देख ली है। अब आगे हम चलते हैं विभाजन की तरफ। कोशिका विभाजन, नई कोशिका की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मात्र कोशिका या जनक कोशिका कहते हैं। ये हमने पहले आपको बता दिया है कि एक कोशिका से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी, और इसको कहेंगे हम मातृकोशिका या जनक कोशिका। जबकि ये होती है संतति कोशिकाएं, ये होती है संतति कोशिकाएं। कोशिका का विभाजन, अब कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कोशिका विभाजन? 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो आता है असूत्री विभाजन, दूसरा आता है समसूत्री विभाजन, तीसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री को एमाइटोसिस, समसूत्री को माइटोसिस और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो असूत्री विभाजन है काफी जो है ये बहुत ही कम जीवों में पाया जाता है। इसके बारे में हम, इसकी खोज जो है रेमेक ने की थी। रेमेक एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है रेमेक, उन्होंने की थी। इसको चूजे की आरबीसी में खोजा था, आरबीसी में ये विभाजन देखा था। रेमेक ने कहा देखा ये विभाजन? चूजे की आरबीसी में। यह कम विकसित कोशिकाओं में होता है, इसमें विभाजन की अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, यानी कोई अवस्थाओं में नहीं बटा होता कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, जैसे आप आगे समसूत्री और अर्धसूत्री में पढ़ेंगे। कोई अवस्थाएं नहीं पाई जाती। ये सूक्ष्म जीवों या बहुत कम विकसित जीवों में, बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, नीलहरी शैवाल में, इनमें ये पाया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट जो विभाजन आते हैं वो हमारे पास आते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब हम चलते हैं समसूत्री विभाजन की ओर। समसूत्री विभाजन ये जो है, सबसे पहले इसकी ये शब्द जो दिया था फ्लेमिंग ने दिया था,
यह कायिक कोशिकाओं में होता है। अब आपको इसका नाम है सम और सूत्री। ये शब्द आपके काफी गौर करने लायक शब्द है, सम और सूत्री। एक कोशिका एक बार विभाजित होती है, इससे दो नई कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका होती है, एक बार विभाजित हुई, एक से दो कोशिकाएं बना ली उसने। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुणसूत्र की संख्या अपरिवर्तित या समान, अपरिवर्तित या समान रहती है। अब समसूत्री, सूत्र गुणसूत्र, सूत्र से गुणसूत्र, और सम से समान, यानी नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है मात्र कोशिका में जितनी होती है उतनी ही संतति कोशिकाओं में होती है। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या विभाजन होने के बाद भी समान रहती है। समसूत्री समान गुणसूत्र रहते हैं, विभाजन होने के बाद भी समान गुणसूत्र बने रहते हैं। यानी जैसे मनुष्य में 46 है, तो विभाजन समसूत्री हुआ तो अगली कोशिका में भी 46 ही रहेंगे। जबकि जो अर्धसूत्री हम आगे पढ़ेंगे, अर्धसूत्री, अब आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अर्धसूत्री सूत्र से गुणसूत्र और अर्ध से आधे। आधे कैसे कि एक कोशिका है, मान लो इसमें 46 गुणसूत्र है, ये मात्र कोशिका है या जनक कोशिका है, इसने विभाजन किया, दो कोशिकाएं बनाई, संतति कोशिकाएं बना ली, तो इसमें क्या क्या, इसमें 23 गुणसूत्र आएंगे, इसमें 23 गुणसूत्र आएंगे। बताओ, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि समसूत्री में ऐसा नहीं होता। समसूत्री में अगर इसमें 46 है तो संतति कोशिकाओं में भी गुणसूत्र 46 ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास चलता है हमारा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले इसके बारे में फ्लेमिंग ने बताया। कायिक कोशिकाओं में, हमारे शरीर में दो प्रकार कोशिकाएं, एक तो शारीरिक कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं होती है, एक होती है लैंगिक कोशिकाएं, जिनको आप लैंगिक कोशिकाओं में आती है हमारे पास शुक्राणु, अंडाणु, ये लैंगिक कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित या समान रहती है। यह शरीर की वृद्धि वृद्धि व मरम्मत के समय होता है। दो भाग होते हैं, कोई चोट लग जाती है, कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हमारे त्वचा पर कोई घाव हो जाता है, तो उसको कोशिकाएं विभाजित करके उस घाव को भरती है। तो वो किस किस प्रक्रिया द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। एक से दो कोशिकाएं बनती है, दो से चार बनती है, चार से आठ बनती है। इस प्रकार से निरंतर विभाजन होकर जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है और मरम्मत होती है, उस समय ये विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, उसमें भी जो विभाजन होगा, अब विभाजन में सबसे पहले एक शब्द आता है केरियो और एक आता है साइटो। भाई कोशिका का अध्ययन हमने शुरू में बताया था, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो शब्द आता है कोशिका के लिए, जबकि केरियो शब्द आता है केंद्रक के लिए। केरियो शब्द आता है केंद्रक के लिए। केंद्रक के लिए केरियो शब्द और कोशिका के लिए साइटो शब्द आता है। तो केरियोकाइनोसिस होता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन केरियोकाइनेसिस में होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में होता है कोशिका का विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो सबसे पहले समसूत्री, नाम से स्पष्ट है, कोशिकाओं में जो विभाजित होगी कोशिकाएं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। शब्द फ्लेमिंग ने दिया, शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है, वृद्धि और मरम्मत के समय होता है। दो भाग होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन किस प्रकार होगा, और जो है हमारे पास इनका कोशिका द्रव्य का विभाजन किस प्रकार होगा। केंद्रक का विभाजन, कोशिका केंद्रक का विभाजन में हमारे पास चार अवस्थाएं आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।
कोशिका द्रव्य के दो प्रकार से होगा, एक तो खांच विधि द्वारा, एक पट्ट विधि द्वारा। एक कोशिका के बीचों बीच पट्टी बन जाएगी, उसके द्वारा दो कोशिकाएं बन जाएगी। एक कोशिका इस प्रकार से खांच बनाकर वो खांच भरती भरती सीधे यहाँ से विभाजित कर जाएगी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कोशिका के जो है ये चित्र हमारे पास है, इसके द्वारा समसूत्री विभाजन को बताया गया है। ये एक कोशिका है हमारे पास, ये कोशिका, इसमें गुणसूत्र है ये, ठीक है। यहां से गुणसूत्र अपने जोड़े बनाते हैं और ये गुणसूत्र इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं आगे चलकर, और कोशिका में जो बाहर से है इस प्रकार से खांच बीच में पड़ती जाती है। यहाँ गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हुई, दुगनी होकर ये आपस में एक दूसरे के विपरीत सिरों पर जाते हैं और विपरीत सिरों पर जाकर ये यहां से अलग होकर एक कोशिका, एक कोशिका। बताओ यहाँ जो कोशिका थी सेम वही कोशिकाएं हमें दो प्राप्त हो गई, एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, और ये जो गुणसूत्र है इसमें इनकी संख्या इनमें समान बनी रहती है। इसको कहते हैं हम समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार से हमारा समसूत्री विभाजन होता है। इसके बारे में एक एक स्टेप के बारे में हम कल जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे। हमने जो बताई थी आपको समसूत्री विभाजन के बारे में, जो आपको शब्द फ्लेमिंग ने दिया, काय कोशिका में होता है दो नई कोशिकाएं बनती है, गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है और ये वृद्धि और मरम्मत के समय होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन किस प्रकार से होता है, यह हम इस समसूत्री विभाजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपको ये इतना जो मैंने आज समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे जो हम अगली क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद हम समसूत्री विभाजन कंप्लीट करने के बाद हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, और लगभग तब हमारा ये कोशिका वाला चैप्टर जो है काफी हद तक ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं जो आपके पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस टॉपिक को एक बार पूरे को दोबारा पढ़कर उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर से जरूर उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। जो हमने ये क्लासेस ली है इनका जो परिणाम ये निकलेगा कि आप उन प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझकर उनको हल कर सकोगे। तो साथियों, तब तक के लिए आपसे आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जो हमारी ये वीडियोस हैं इनको आप अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप्स में जिनमें आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, वहाँ पर इनको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारा ऐसे ही मनोबल इस प्रकार से आप बढ़ाएं। और हमारे टेलीग्राम पर आप टॉपर्स टेस्ट के नाम से जो हमारा चैनल है वहाँ पर काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पर सर्च करें और यहाँ पर जुड़ जाइए। बाकी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।